देश के प्रधानमंत्री के रूप में मुझे नरेंद्र मोदी इस समय बेस्ट चॉइस लगते हैं। मेरा वोट जो है क्योंकि मोदी साहब हैं इसलिए बीजेपी को जाएगा, सिर्फ इसलिए। मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ कि मेरा किसी पार्टी से एफिलिएशन ना है। अनभक्त तो मैं किसी का भी नहीं। ऐसे लोग जो है उनको भी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है कि मैं अंधभक्त नहीं हूँ। तो ये सिनेरियो है ही क्यों? अगर आपने गलती से भी कभी मोदी जी की तारीफ कर दी तो आपके अंधभक्त का सर्टिफिकेट जो है वो आपके घर भेज दिया जाएगा। यार इंडिया में इतने सारे पॉलिटिशियंस है ना, 1000-2000 पॉलिटिशियंस होंगे, सबकी अपनी बैड साइड गुड साइड है और मोस्टली लोगों की बैड साइड ही होती है। तो ऐसे ही मोदी जी की भी अपनी गुड साइड बैड साइड है, लेकिन फिर भी क्यों ये लाइन लगानी पड़ती है इंसान को? ये हुआ है क्योंकि ये क्रिएट किया गया है बाय सो कॉल्ड लिबरल्स द्वारा। क्यों क्रिएट करा गया है? क्योंकि कन्वेंशनली बाकी पॉलिटिशियंस के होते हैं मोस्टली पॉलिटिकल वोटर्स, लेकिन मोदी जी के हैं थोड़े से पॉलिटिकल फैंस। और चीजें ना आप कन्विंस करके चीजें समझा सकते हो वोटर्स को मोस्टली, लेकिन फैंस को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सामने से जब आपको दिख रहा हो और आप 10 साल से ट्राई कर रहे हो सामने वाले को नीचे लाने की, और फिर भी आपकी जो डेस्परेशन है वो बढ़ती जा रही है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। आप फिर सोचते हो कि अगर मैं उसे कन्विंस नहीं कर सकता तो मैं उसे ब्लेम कर सकता हूँ, उसे डिसरेस्पेक्ट कर सकता हूँ और उसकी बेइज्जती करने की कोशिश कर सकता हूँ। और एक चीज हमारे देश में बहुत है कि जितने भी ये माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, वो जो लोग हैं ना, उनके पास सोशल मीडिया का होल्ड अच्छा खासा है, क्योंकि भाई इंग्लिश बोल लेते हैं ना, इंग्लिश बोल लेते हैं और इनका जो पूरा इकोसिस्टम है वो बड़ी अटैच्ड है आपस में। और इसके मैं सेवरल एग्जांपल्स आपको दे सकता हूँ, जिससे मैं भी खुद भी शॉक हो गया देख के कि भाई ऐसा भी है। जैसे मोहक मंगल यूट्यूब चैनल है और भी चैनल है, मतलब ये शुरुआत होने से पहले से ही इनका जो है डायरेक्शन भी हो गया, इनकी स्पॉन्सरशिप भी हो गई, जुड़ भी गए और इन न्यूज आर्टिकल्स पे भी इनके यूट्यूब चैनल छपने लग गए। शुरुआत होने से पहले एक बंदे को सालों तक स्ट्रगल करनी पड़ती है। चलो खैर वो उस बात पे नहीं जाते हैं। खैर इनका जो पूरा सोशल मीडिया पे कंट्रोल है और डिजिटल मीडिया पे कंट्रोल है, जो कि अभी वीक होने लग गया टाइम के साथ, तो ये वर्ड बनाना और उसको प्रमोट करना इनके लिए ज्यादा मुश्किल बात नहीं थी। और इसी वजह से जो हाईली इंटेलेक्चुअल समझदार लोग भी है ना, उनको भी बेचारों को एक लाइन यूज करनी पड़ती है अपने इंटरव्यूज में। मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ कि मेरा किसी पार्टी से एफिलिएशन ना है, न होने की संभावना निकट भविष्य में है, कि वो क्लैरिटी दे सके और उस पर्टिकुलर मजाक का हिस्सा ना बन पाए। पर अब बात आती है कि ऐसा क्यों है कि जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि उनको इतनी लाइंस वगैरह बनानी पड़ जाती हैं, वर्ड्स बनाने पड़ जाते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल दे आर नॉट इवन पॉलिटिकल लीडर्स। वो पॉलिटिशियंस तो है नहीं। शायद आपको ये बात पता नहीं होगी, लेकिन दिसंबर 2019 तक खुद गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने 14,500 एनजीओज की जो फॉरेन फंडिंग है उसको बैन किया है। और 14,500 जो है वो बहुत बड़ा नंबर है, जिसकी वजह से जो 2015 से 2018 तक की जो फंडिंग्स बाहर से आती थी ना एनजीओज को, वो ऑलमोस्ट आधी हो गई, 40% तक वो कट डाउन हो गई। और हो सकता है कि आप मेरी बात को, शायद मेरी बात का भरोसा ना करो, लेकिन ये सच्चाई है कि कुछ ऐसे एनजीओ से सपोर्टेड जो कुछ एक्टिविस्ट थे सो कॉल्ड लिबरल्स, उन लोगों के जो लेविश लाइफस्टाइल थे वो इतने हाई लेवल पे थे कि उनके जो होटल का किराया है वो भी एक रात का वो लाखों में था। बिजनेस क्लास की फ्लाइट्स में वो ट्रैवल करते हैं, बाहर रहते हैं। यूरोप में अगर आप रहते हो एक भी दिन ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका खर्चा कितना है, खाने का, रहने का, घूमने का। वो भी खासकर तब जब आप रुपीज़ में कमा के और डॉलर्स में या यूरोज में स्पेंड कर रहे हो। ये मैं हवा में नहीं फेंक रहा हूँ। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ थी एमनेस्टी इंटरनेशनल। खैर अब फिलहाल तो जो गवर्नमेंट है उन 14,500 जो एनजीओज बैन करे थे, जो उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी, उनके साथ में एमनेस्टी इंटरनेशनल भी जुड़ गई। 2020 के आसपास एमनेस्टी इंटरनेशनल के जो फंडिंग आती थी, जो फॉरेन फंडिंग थी, उस पर उन्होंने जो है रोक लगा दी, फ्रीज कर दिया इनके बैंक अकाउंट्स को। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑफिशियली तो जो काम करती है वो ह्यूमन राइट्स पे करती है। किसी भी कंट्री में अगर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है तो ये आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। लेकिन ये सिर्फ मुझे लगता है वेबसाइट पे शो करने के लिए नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा ना लाइव प्रूफ देता हूँ। आप उनकी वेबसाइट खोलो एमनेस्टी इंटरनेशनल की, और फिर कंट्रीज के सेक्शन में आप कंट्रीज खोलो। जब आप कंट्रीज में इंडिया में जाते हो तो इनका जो ओवरव्यू है, मैं ज़्यादा डीप में जा भी नहीं रहा, सिर्फ ओवरव्यू में देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा। इसका जो हिंदी में अनुवाद है वो नीचे आपको सबटाइटल्स में दिख जाएगा कि लॉज एंड पॉलिसीज दैट आर पास्ड विदाउट एडिकेट पब्लिक एंड लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन इरोडेड द राइट्स ऑफ ह्यूमन राइट ऑफेंडर्स एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। आप जानते हो कौन से लॉज, कौन सी पॉलिसीज आई थी। द गवर्नमेंट सेलेक्टिवली एंड विशियसली क्रैक डाउन ऑन रिलीजियस माइनॉरिटीज, एक्सप्लिसिट एडवोकेसी ऑफ हेट्रेड बाय पॉलिटिकल लीडर्स एंड पब्लिक ऑफिशियल्स टुवर्ड्स देम was commonplace and went unpunished. Punitive demolitions of Muslim family homes and business were carried out with impunity. Peaceful protesters defending minority rights were presented as treated as a threat to the public order. Repressive laws including counter-terrorism legislation was used to rampantly silent dissent. Authorities intimidated human rights defenders using digital technologies, including unlawful surveillance. Adivasis and marginalized communities, including Dalits, continue to face violence and entrenched discrimination. इस पूरे ओवरव्यू में क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सो कॉल्ड किसी लिबरल ने पूरी की पूरी जो ओवरव्यू है वो लिखा है, इंडिया के वो भी खासकर, या फिर अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने पूरा ओवरव्यू प्रिपेयर करके दिया है? जितने भी बात वो सवाल यहाँ पे उठाते हैं ना, जितने भी न्यूज़ पे आजकल ट्रेंडिंग में चीज़ें आती हैं जिसपे बीजेपी को घेरा जाता है, अब वो सही है गलत है वो एक अलग डिबेट है, लेकिन सारा का सारे जो टॉपिक्स है ना सब यहाँ लिखे हुए हैं ओवरव्यू में एमनेस्टी इंटरनेशनल के, और बहुत बढ़ चढ़ के वन साइडेड स्टोरी रखी गई है। अब मैं आपको ना कुछ यूरोप के
कंट्रीज़ का दिखाता हूँ कि ये क्या दिखाते हैं। फिलहाल मैं रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ आयरलैंड में, अगर पता हो आपको, आयरलैंड में जो माइग्रेशन की प्रॉब्लम है, एक माइग्रेंट ने स्टैब कर दिया लोगों को, उसमें कुछ बच्चे भी इन्वॉल्व थे। अब ये लोग उनके बारे में क्या लिखते हैं। आयरलैंड का ओवरव्यू है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्स वर्क पुट सेक्स वर्कर्स एट हाई रिस्क ऑफ वायलेंस, कंसर्न्स कंटिन्यूड ओवर एक्सेस टू एडिकेट हाउसिंग इंक्लूडिंग फॉर यूक्रेनियंस एंड अदर रिफ्यूजीज। एक और बात बता दूं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ना मोस्टली रिफ्यूजीज के अगेंस्ट कभी कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ उनके साथ बोलेगा, क्योंकि उसी से उनका बिजनेस चलता है और वही उनकी आइडियोलॉजी है। रिफ्यूजीज वहाँ अंदर जाके क्या करते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे तो और फनी है, ऑब्जेक्शंस वर रेज्ड ओवर प्लान्स टू इंट्रोड्यूस फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इन पब्लिक प्लेसेस। मतलब आयरलैंड में अच्छे खासे राइट्स हुए भी थोड़े दिन पहले, वहाँ पे बच्चों तक को स्टैब कर दिया, लेकिन इनके पास जो कंसर्न है ना ह्यूमन राइट्स को लेके, वो सिर्फ इतने हैं कि भाई वहाँ पे ना फेशियल रिकॉग्निशन लगा रहे हैं पब्लिक प्लेस पे। ये गलत बात है, ये प्राइवेसी का कंसर्न खराब हो रहा है। अब अगर मैं फ्रांस का दिखाऊँ ना, तो फ्रांस में भी आपको अच्छे से पता है कि अभी रिसेंटली कितने तगड़े लेवल पर राइट्स वहाँ पे हुए थे। वहाँ पे मतलब बिल्डिंग जला दी, व्हीकल्स जला दिए, एक नेशनल लाइब्रेरी जला दी। लेकिन इनके पास जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है कि रेशियल एंड रिलीजियस discrimination persisted, especially targeting Muslim individuals and associations. France failed to comply with air quality standards. Last में लिखते हैं severe overcrowding in prisons resulted in inhumane and degrading detention conditions. उस देश में जिसमें इतने गंदे लेवल पर राइट्स हो रहे थे ना, इनके पास लिखने को सिर्फ इतना कुछ है कि रेफ्यूजीज का गलत ट्रीटमेंट ये कर रहे हैं, माइग्रेंट्स का गलत ट्रीटमेंट ये कर रहे हैं, और इनके जेल में जो लोग हैं उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। अब ऐसा है क्योंकि ये लोग ऐसा करते हैं, इंडिया को ऐसे शो करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंडिया और जो बाकी के कंट्रीज हैं वो ग्रोइंग मार्केट है, खासकर इंडिया बहुत ही तेजी से ग्रोइंग मार्केट है। इन्वेस्टर्स डायरेक्टली और बहुत तेजी से इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, नए नए ऑफिसेस खुल रहे हैं। रियलिटी में जो इंडिया का डेवलपमेंट है वो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है और इन्वेस्टर्स बहुत तेजी से इंडिया में फ्लो कर रहे हैं, खासकर वेस्टर्न इन्वेस्टर्स। अब जब वो इन्वेस्टर्स यहाँ पे आएंगे तो इंडिया की ग्रोथ होगी, और वो ये चाहते नहीं है। जेलेसी है, जेलेसी तो आपको साफ साफ दिख गई होगी चंद्रयान 3 में, जब वो सीन पूरा क्रिएट करा था इन्होंने। ऐसे दिखाया जैसे हमारे घर की रोटी इनके ही पैसों से चल रही है। एक तो ये जेलेसी है, और दूसरा देखो, अगर वेस्ट के इन्वेस्टर्स आके इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो वेस्टर्न मार्केट्स में कौन इन्वेस्ट करेगा। और एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जब कुछ बोलती है ना तो उसका फर्क तो पड़ता है। और खासकर इन्वेस्टर्स हैं, वो इंडिया में रहते तो नहीं है ना, वो भी चीजें एनालाइज करके ही जो अच्छी खासे लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके रिव्यू चेक करके ही इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि कल को अगर देश में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, उनका पैसा फंस गया, तो वो क्यों इन्वेस्ट करे। और ये सारा काम यहाँ से मैनिपुलेशन चलता है। अच्छा, एक बात और बताता हूँ, आपने वो न्यूज़ वगैरह देखी होगी ना चंद्रयान 3 पे, जब वो बंदा आके और अपना ज्ञान पेल रहा था कि इंग्लैंड से और यूके से यहाँ से हम इतने नंबर ऑफ डॉलर्स और इतने पाउंड्स देते हैं इंडिया को, और वो चंद्रयान 3 में यूज कर लेते हैं गरीबों की हेल्प करने के बजाय। वो इन्हीं एनजीओस को काउंट करके अपने आप को हीरो समझ लेते हैं, अपनी सो कॉल्ड कॉलोनियल माइंडसेट, सो कॉल्ड सुपीरियरिटी में रहते हैं कि जिन एनजीओस को हम बैन कर रहे हैं उनके फॉरेन फंडिंग को, उन्हें ही गिना के हमें ब्लेम कर रहे हैं कि हम चंद्रयान 3 भेज रहे हैं और अपने गरीबों की हेल्प नहीं कर रहे हैं। मैं आपको कुछ ऐसे कंट्रीज के नाम बताता हूँ जिन्होंने या तो इनकी फॉरेन फंडिंग को बैन कर दिया या पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया। कंट्रीज के नाम सुनो आप, ऑस्ट्रेलिया, चेक रिपब्लिक, चाइना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, इजिप्ट, ईरान, इंडिया, इजराइल, मोरक्को, कतर, सऊदी, वियतनाम, रसिया, नाइजीरिया। इसमें एक भी कंट्री का जो नाम है ना वो यूरोप का नहीं है। हमारे देश में बैठे हुए जो लोग हैं ना, जो कहते हैं ना कि ठीक है यार ब्रिटिशर्स जा चुके हैं, अब उन पे सारा ब्लेम मत डालो, उनको क्यों बोलते रहते हो। टेल देम कि द कॉलोनियल माइंडसेट हैज नॉट एंडेड कंप्लीटली। और इसमें ये भी बता दूं कि एक बार ना ध्रुव राठी की वीडियो आई थी जिसमें वो कह रहा था कि एनजीओस बैन कर रहे हैं ये लोग, ये गवर्नमेंट वाले ये ऐसे हैं। गुस्सा हो रहा था, वो आग बबूला हो रहा था। एक्चुअल में वो कुछ नहीं है, वो ऐसे लोग जो हैं वो सिर्फ दे आर पपेट ऑफ दी सो कॉल्ड लिबरल्स और लीडर्स जो इन्हें कंट्रोल करते हैं। आप कॉमन सेंस वाली बात है यार कि जब आप अच्छे लेवल के एक एक्टिविस्ट माने जाते हो कंट्री में, ठीक है, आपको इंग्लिश बोलनी आती है, आपका जो है इन्फ्लुएंस भी थोड़ा ठीक ठाक है, अब एट द सेम टाइम आपको जो पैसे मिल रहे थे बिजनेस क्लास की फ्लाइट अटेंड करने की, 5 स्टार होटल्स में रहने की, अब वो सारे पैसे अगर आपके रुकने शुरू हो जाए, एक तो गवर्नमेंट बैन लगा रही है तो वो रुक रहे हैं, दूसरा आप मोदी जी गवर्नमेंट को गिरा नहीं पा रहे हो, तो फिर फॉरेन फंडिंग आपको क्यों दी जाए। यहाँ से जो शुरुआत होती है ना, उस डेस्परेशन की शुरुआत होती है, जिस डेस्परेशन को आप देखते हो और जिनकी वजह से ये अंधभक्त वाले वर्ड्स निकल के आते हैं, क्योंकि उनके पास सॉल्यूशन नहीं है, वो कन्विंस नहीं कर पा रहे कि मोदी जी को वोट क्यों ना दे। और एट द सेम टाइम अगर आप एक चीज और नोटिस करोगे, इनका जो नरेंद्र मोदी के लिए हेट है वो इतना ज्यादा डेस्परेशन से है। एट द सेम टाइम अगर ये बात कर ली जाए कि भाई 10 साल में राहुल गांधी जो है, आप उनका फेस दिखा रहे हो और वो जो है क्राउड को बहा नहीं रहा, लेकिन वहां पे पिन ड्रॉप साइलेंस। जो कांग्रेस है वो कोई प्राइवेट कंपनी तो है नहीं, कोई तो वो फाइनली एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी। तो अगर राहुल गांधी जी से काम नहीं चल रहा है, आप एक नया फेस लेके आओ। मतलब इसमें दोनों ही फायदे है ना, एक तो आपको अगर रियलिटी में मोदी जी को बीट करना है तो आपको एक अच्छे फेस की जरूरत पड़ेगी, दूसरा जो देश है उसकी आप एक अपोजिशन पार्टी हो, तो देश ये डिजर्व करता है क्या कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको हमें जिताना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जो लीडरशिप है वो हमें अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। तो ये भी तो देश के साथ गलत हुआ ना। लेकिन इस पे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि जो पैसे मिलते हैं, जो मोदी जी के खिलाफ बोलने के
लिए और मोदी जी को नीचे लाने के लिए तो है, लेकिन हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, किसी ने बोला ही नहीं, और ना ही किसी ने इस बात के पैसे दिए हैं। राहुल गांधी को भी तो हम बोल सकते हैं कि भाई आप साइड हटो और कांग्रेस में कोई अच्छा फेस आने दो ताकि कंपटीशन और अच्छा हो। कॉमन सेंस कॉमन की बजाय इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है ना कि लोग इतनी सी बात को समझ नहीं पा रहे। क्या वो शॉर्टर पाथ नहीं होगा? मतलब मोदी जी को अगर रियलिटी में बीट करना है या उनके सामने कंपटीशन खड़ा करना है तो क्या ये शॉर्टर पाथ नहीं होगा कि हम एक अच्छी लीडरशिप को लेके आए? एमनेस्टी इंटरनेशनल का तो सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सारे एनजीओ हैं जो अब रुक गई, और रुक गई तो दर्द तो होगा, तकलीफ तो होगी। तो अगली बार अगर आपको कभी लगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाँ भाई ये काम तो अच्छा किया है, तो ऐसे बोलते हुए कोई आपको अंधभक्त बोले ना, इंक्लूडिंग द कमेंट्स इन दिस वीडियो, अगर कोई ऐसा बोले तो आपको कुछ नहीं करना, आप बोलना हाँ भाई हूँ, क्योंकि आपको भी अंदर से पता है कि आप एक नॉर्मल सिटीजन हो जो काम को देख रहा है और जज कर रहा है, और आप अकेले नहीं हो। क्योंकि 10 साल से अगर बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है तो जीत रही है फॉर अ रीजन, क्योंकि लोग उन्हें वोट कर रहे हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स जो पूरा गेम है ना, वो सिर्फ सिलेक्शन ऑफ अ बेटर पर्सन है और कुछ भी नहीं है। तो आप सिर्फ उसे वोट करते हो हु इज अ बेटर पर्सन फॉर द पीएम चेयर, और वो करने के लिए अगर आप अंधभक्त हो, लेट इट बी। दैट इज इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।